गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 7वीं में इतिहास का अध्ययन करेंगे। इतिहास में आपका 7वां अध्याय जिसका शीर्षक है विरोध एवं विद्रोह। इसके पहले हम लोगों ने मुगल काल के बारे में पढ़ा था। मुगल काल के संस्थापक कौन थे, उनका शासन व्यवस्था किस प्रकार से था। इसमें अकबर तक के शासनकाल तक का हम लोग अध्ययन कर चुके थे और इसमें जो अकबर की जो धार्मिक नीति थी उसके बारे में भी हम लोगों ने अध्ययन किया था कि अकबर किस प्रकार से अपना शासन व्यवस्था चलाता था, किस प्रकार से हिंदू और मुसलमानों को एक स्थापित करने के लिए उसने क्या क्या प्रयास किए थे। अब हम लोग ये पढ़ेंगे कि विरोध और विद्रोह। अकबर की मृत्यु के बाद जो उसका पुत्र था जहांगीर, उसकी शासन व्यवस्था के बाद जो शाहजहां था उसने शासन किया। उसने कई सारे लाल किले, जामा मस्जिद और कई सारे ऐसे मुसलमानी जो भवन निर्माण किया था, जिसमें सबसे खूबसूरत और दुनिया का जो 7वां अजूबा में से एक गिना जाता है जो ताजमहल है। ताजमहल का भी निर्माण शाहजहां ने करवाया था। इसी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। इसमें देखेंगे हम लोग कि पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था कि इसमें बादशाह अकबर ने 50 साल तक का उसने शासन व्यवस्था को संभाल कर रखा और एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। उसके बाद उसका जो बेटा था जहांगीर, उसने सन 1606 से लेकर 1627 तक का उसने शासन चलाया। और उसके बाद फिर जहांगीर का जो बेटा था जहांगीर का जो बेटा शाहजहां, उसने सन 1627 से लेकर 1658 तक का बादशाह बना रहा और वहाँ की दिल्ली की जो शासन व्यवस्था थी उसको संभाला। शाहजहां के काल में दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद और इसमें जो आगरा था वो सबसे प्रसिद्ध था। और ये मैंने पहले भी बताया, ये दुनिया में जो 7 अजूबे गिने जाते हैं उनमें से एक अजूबा ताजमहल को भी बनाया जाता है कि उसके जैसे खूबसूरत इमारत अभी तक का कहीं भी नहीं बना है। सन 1657 में बादशाह जहांगीर बीमार पड़ गए और उसके बेटे जो थे, 4 बेटे थे, उनके चारों बेटों में उस शासन के लिए या फिर गद्दी के लिए आपस में झगड़ा होने लगा था, युद्ध होने लगे थे। इसमें जो सबसे बड़ा पुत्र था, इसमें देखोगे दारा शिकोहा और औरंगजेब और शाह शुजा तथा मुराद बादशाह बनने के लिए आपस में युद्ध करने लगे थे। ये जो चारों बेटे थे शाहजहां के आपस में युद्ध कर रहे थे कि दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठेगा। और इसमें सबसे शक्तिशाली था औरंगजेब। इसने अपने तीनों भाइयों को परास्त कर दिया और परास्त करने के बाद दिल्ली की गद्दी पर वो स्वयं ही बैठा, पराजित कर दिया और सन 1658 में दिल्ली का बादशाह बना था। उसने अपने पिता शाहजहां को कैद में रखा और 8 साल तक का उसे कैदी बनाकर रखा था। 8 साल के बाद शाहजहां की मृत्यु हो गई। औरंगजेब के शासनकाल में मुगल साम्राज्य का सबसे जो अधिक विस्तार हुआ था, उसे कई समस्याओं का सामना भी करना पड़ा था। जो अकबर के समय में शासन का विस्तार हुआ था, उसके बाद से यहाँ पर जो साम्राज्य की व्यवस्था हुई थी वो बहुत बड़ा था। और जो औरंगजेब शासन काल आया तो इसमें उसने अपने साम्राज्य का भी विस्तार किया। इस प्रकार से मुगल साम्राज्य का विस्तार बहुत बड़े क्षेत्र में हुआ था, जिसमें इस समय भारत में छत्तीसगढ़ में प्राचीन शासन पद्धति ही प्रचलित थी, क्योंकि यहाँ पर किसी भी मुगल सूबेदार का शासन व्यवस्था हमको उल्लेख में नहीं मिलता है। अभी तक का देखोगे मुगल काल लगभग 200 वर्षों तक का यहाँ पर भारत में शासन किया, लेकिन अभी तक किसी भी इतिहास में छत्तीसगढ़ में मुगल शासन व्यवस्था का कहीं भी उल्लेख हमको नहीं मिलता है। भारत के हर एक राज्य में मुगल शासन व्यवस्था थी, लेकिन छत्तीसगढ़ में उस समय कलचुरी वंश का शासन था और वो बहुत ही शक्तिशाली शासन था। उन्हें कोई भी परास्त नहीं कर सका, इसीलिए मुगल काल का शासन व्यवस्था छत्तीसगढ़ में उस समय नहीं था।
अब देखते हैं किसान जमींदार का विद्रोह किस प्रकार से भड़का। यहाँ पर शाहजहां एवं औरंगजेब के समय में मुगल साम्राज्य में किसानों की हालत बहुत अधिक बिगड़ने लग गई थी, क्योंकि पूरे साम्राज्य का आर्थिक भार उन्हीं पर पड़ रहा था, क्योंकि किसानों का जो लगान आता था उसी से राज्य का खर्च भार चल रहा था। सेना का खर्च और लाल किला, ताजमहल जैसी इमारतों के निर्माण का खर्च भी काफ़ी बढ़ गया था। इसका नतीजा यह हुआ कि किसानों में जो लगान था वो बहुत अधिक मात्रा में बढ़ गया, और जिससे किसान विद्रोह कर बैठे थे। अकबर के समय में किसानों से सरकारी लगान के अलावा गांव में जमींदारी, मुखिया, पटवारी आदि को किसानों से वसूली करते थे। अब लगान ज़्यादातर के यहाँ पर तो किसान या तो गांव छोड़कर भाग जाता है या फिर बादशाह के प्रति विद्रोह कर देता है, क्योंकि इसका कारण यह है कि इस समय किसान के ऊपर जो कर का बोझ है वो बहुत अधिक हो गया था, और अधिक होने के कारण से किसान या तो बादशाह के खिलाफ विद्रोह कर देता था या वह गांव छोड़कर भाग जाता था। इसी बीच में औरंगजेब के समय में कई विद्रोह भी हुए थे। किसानों ने यहाँ पर सक्रिय भूमिका थी। जैसे इसमें मथुरा के पास में जाट किसानों का विद्रोह था। अलवार में यहाँ पर मेवाती लोगों ने विद्रोह किया था। पंजाब में सतनाम पंथ के लोग, सिखों का विद्रोह हुआ था। यहाँ पर बुंदेलखंड में बुंदेलों का विद्रोह हुआ था, और अफगानिस्तान में यहाँ पर रोशनियों का विद्रोह हुआ था। इसमें आमतौर पर स्थानीय जमींदार और किसान साथ में थे। जितने भी विद्रोह हुए थे, जिन भी क्षेत्र में हुए थे, वहाँ पर अधिकांश करके किसान लोग और जमींदार लोगों ने मिलकर विद्रोह किया था बादशाह के खिलाफ में। किसानों व जमींदारों के इन विद्रोहों ने मुगल साम्राज्य की जड़ें हिलाकर रख दी थी, और इसी के कारण से बादशाह बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। इसमें देखेंगे जागीरों की कमी। जागीर किसे कहा जाता था? जागीर जिसमें जो अधिकारी होते थे, उच्च अधिकारी, जिसको बादशाह जो 4 गांव को देखने के लिए दे देता था, उसको उसकी जागीर कहते थे। तो इसी में देखेंगे मुगल शासन में अधिकारियों की संख्या बढ़ती गई, लेकिन इसमें सभी अमीरों के लिए पर्याप्त जागीरें नहीं थी, और जागीरों की कमी के कारण से जमींदार असंतुष्ट हो गए थे, क्योंकि उनको वहाँ से कोई भी लगान वसूल करने के लिए किसी भी क्षेत्र को नहीं दिया जाता था, और वहाँ गांव की कमी थी, और ये अनुशासनहीनता बनाने लगे, जिसमें जागीरदारों के सामने यह संकट बहुत मंडरा रहा था। और इस समय से वे बचने के लिए जागीरों के अंदर ही खेती को बढ़ावा दिया जा सकता था, ताकि जागीरदारों को से आय बढ़ा सके। परंतु जागीरदार की इस काम में भी रुचि नहीं ली, क्योंकि जागीरदार का तबादला होता रहता था, और एवं हमेशा जागीरदार की जागीरें छीनने का डर बना रहता था। बादशाह ने यहाँ पर जागीरों की कमी करने के लिए या फिर जागीरदारों को संतुष्ट करने के लिए उसने जागीरों या अधिकांश करके ये सोचा कि वो जितना क्षेत्र है उसी में अधिक मात्रा में कृषि किया जाए, और कृषि करने के लिए जितने भी जमींदार हैं उनको लगाया जाए, ताकि किसान हैं, जो बड़े बड़े किसान हैं, उन लोगों को लगाया जाए। किंतु किसान इसका काम में उन लोगों ने दिलचस्पी नहीं लिया, और इसके कारण से बादशाह की समस्या और भी बढ़ गई थी। इसी में देखेंगे साम्राज्य बढ़ाने की कोशिश की गई थी। औरंगजेब के सामने जागीरों की कमी को निपटाने के लिए एक ही रास्ता था कि वह युद्ध करके अपने साम्राज्य का विस्तार करे और अपने राज्य में उसे मिला ले। मुगल साम्राज्य के यहाँ पर पूर्व में ओहम जिसे प्राचीन समय में असम का नाम था ओहम, और उसे असम को ही ओहम के नाम से जाना जाता था। औरंगजेब के समय में मीर जमला और अहोम राज्य को हरा दिया तथा वहाँ भी मुगल साम्राज्य की स्थापना की गई थी। असम को भी मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया, लेकिन यहाँ पर जमला के मरने के बाद फिर से बादशाह
या फिर जमला के मरने के बाद असम राज्य फिर से मुगलों के हाथ से निकल गया। और मुगल साम्राज्य के दक्षिण में दो महत्वपूर्ण राजा थे, जिसमें बीजापुर और गोलकुंडा, जिसमें औरंगजेब ने सन 1687 में इसमें दोनों राज्यों को पराजित करके अपने राज्य में मिला लिया। किंतु गोलकुंडा और जो बीजापुर थे उसको हराने के बाद यहाँ पर औरंगजेब की जो समस्या थी वो हल नहीं हुई थी, क्योंकि कुछ दिनों के बाद यहाँ पर फिर से वो कठिनाइयाँ बढ़ गई थी। और औरंगजेब के जीवन में आखिरी और सबसे कठिन समय था कि उसे इन जीते हुए राज्य को के अधिकारियों को फिर से उन्हें वापस करना पड़ा था, जागीरें को फिर से देनी पड़ी थी। परंतु इस समय जो राज्य से जितनी भी लगान वसूल की जाती थी वही अमीरों पर खर्च कर दी जाती थी। तो यहाँ पर उनकी समस्या, जो औरंगजेब है वो सोचे थे कि साम्राज्य में का विस्तार करने के लिए हम अन्य राज्यों में युद्ध करेंगे और युद्ध करके हम अपने साम्राज्य का विस्तार कर सकेंगे। किंतु लगातार औरंगजेब की समस्याएं बढ़ती रहीं। तो बच्चों, इसमें हम लोगों ने भाग 1 पढ़ा है। अब हम लोग इसका भाग 2 अगले क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन आप लोग पुस्तक को अच्छे से अध्ययन करोगे। ठीक है, थैंक यू।